जी, तो हम बात कर रहे थे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की डिक्शनरी की, तो वो इस तरीके से जो है वो क्रिएट की जा रही होती है। अगर हम फर्दर बात करते हैं, ये उसी की गाइडलाइन आपको दी जा रही है। इसको एक दफ़ा थोड़ा-सा देख लीजिएगा कि वर्कडाउन ब्रेक्स जो है वो डिक्शनरी कैसे जो है क्रिएट की जाए। अभी हम जो नेक्स्ट हमारा बनता है वो है जी स्कोप वेरिफिकेशन। तो स्कोप वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है? जब हम लोगों ने शुरू में लास्ट लेक्चर में बात की थी, हम लोगों ने स्कोप जो है वो लिख लेते हैं उसको, एक जो है वो रिटन फॉर्म में ले आते हैं। अब उसको उसको वेरिफिकेशन जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व करती है उसकी फॉर्मल एक्सेप्टेंस को, कि जो हमें बता रही हो कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीशन के कितने जो है वो स्टेक होल्डर क्या समझते हैं कि वो कंप्लीशन के कितने करीब है। इसके लिए भी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को यूज़ किया जा रहा होता है। जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो भी बेसिकली स्कोप वेरिफिकेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है। इसके लिए ये एक केस स्टडी है। ये बेसिकली क्या था कि 2001 में मैकडॉनल्ड्स जो कि एक फास्ट फूड की चेन है, बहुत मशहूर चेन है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि इनकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको कनेक्ट किया जाए थ्रू इंटरनेट, जो है वो हेडक्वार्टर से। तो ये इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। लेकिन जब इन्होंने उसको स्टार्ट किया तो उस वक़्त इन्होंने स्कोप जो है वो प्रॉपर्ली चूँकि उसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सके थे, तो नतीजा क्या हुआ कि उसको स्टार्ट करने के फ़ौरन साथ ही इन्हें रियलाइज़ हुआ कि जबकि ये काफ़ी अमाउंट को इस पे खर्च भी कर चुके हुए थे, तकरीबन कोई $170 मिलियन जो है जब ये उस पे खर्च भी कर चुके हुए थे कंसल्टेंसी पे ही, तो इन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। तो इन्होंने फिर उसको जो है वो बंद कर दिया था अपने प्रोजेक्ट को। तो आफ्टर स्पेंडिंग $170 मिलियन दे रियलाइज्ड कि हमें जो है इस प्रोजेक्ट को जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आपने अपना स्कोप जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन नहीं करते हो। तो ये मैकडॉनल्ड की 2001 में जो है एक केस स्टडी जो है वो हमारे सामने आई थी। तो ये स्लाइड नंबर 32 को आप फिर डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये इसी हवाले से ही है कि क्या प्रॉब्लम जो है वो इसमें उन्हें फेस करना पड़ रही थी। स्कोप को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके जो है वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। अमूमी तौर पर हम जब भी किसी स्कोप को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमारा मकसद जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस द फैक्टर दैट कॉज स्कोप चेंजेस, कि उन फैक्टर्स को देखना जो कि हमारे स्कोप को चेंज कर देते हैं। देखें, अगर हम लोगों ने स्कोप में जैसे हमने बात की थी, अगर लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कस्टमर चूँकि इतना ज़्यादा वेल नोन नहीं होता कंप्यूटर साइंस का, तो वो उसे चीज़ों का आइडिया नहीं होता। अब वो आपसे आके कहता है जी कि हम लोगों ने स्टॉक का हमें सॉफ्टवेयर बना दें। जब वो स्टॉक का सॉफ्टवेयर पे हम बना देते हैं, तो वो कहता है यार इसमें प्रॉफ़िट लॉस तो आ ही नहीं रहा। अब स्टॉक कंप्यूटर साइंस के लिहाज से अगर हम बात करें, तो स्टॉक मैनेजमेंट एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है और प्रॉफिट लॉस को निकाल के बताना बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। ये एग्जांपल को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ जो है वो पिछली क्लास में। तो जी अब सर। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अब यहाँ पे अगर आके हम बनाने के बाद जो है वो उससे अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इससे फ़र्क आएगा, हमारा स्कोप चेंज होगा। तो वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो कि हमारे स्कोप को चेंज करती हों, उनको जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि उनकी जो पेनिट्रेशंस हैं उन फैक्टर्स की वो इतनी ना हो कि हमारे स्कोप को वो चेंज कर दें। Assured changes are proceed according to procedure developed as part of integrated chain control। तो अगर हमें कोई चेंज करनी पड़ती हैं तो वो इस लिहाज से की जाए कि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो। तो अश्योर चेंजेस आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर डेवलप। तो अगर हमें कोई भी चेंज करनी पड़ती हैं तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर होनी चाहिए और उन प्रोसीजर्स के तहत ही उन चेंजेस को जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए।
मैनेज चेंजेस व्हेन दे अकर, और अगर आपकी कोई भी चेंज होती है तो उसको डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ज़रूर लेके आना चाहिए। उसको जो है वो मैनेज ज़रूर करना चाहिए। जो भी आपकी वो चेंज कभी भी किसी भी वजह से जो हो जाती है आपको, तो उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में ज़रूर जो वो लेके आना चाहिए। और एक चीज़ का और जो ख़्याल रखना होता है, वो आपको इस स्लाइड के सबसे आखिरी पॉइंट में डिस्कस की जा रही है कि वेरिएंस जो होती है, वेरिएंस से मतलब क्या होता है कि आपने जो प्लान किया होता है और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही होती है, इसको ज़रूर जो है वो मद्देनज़र रखें। जैसे अगर हम लोगों ने गैंट चार्ट बना रहे थे, तो गैंट चार्ट बनाते वक़्त हमने कहा जी कि हम लोग मार्च तक जो है वो अपनी डेटाबेस मुकम्मल कर लें। लेकिन आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये आ रही है कि मार्च की बजाय आप लोग अप्रैल भी गुजर गया और मई में पहुंच गए हैं और अभी तक आपकी डेटाबेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई। अब ये वेरिएंस है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको बेसिकली हम वेरिएंस कहते हैं। अब ये वेरिएंस जितना ज़्यादा होगा ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, तो इसलिए वेरिएंस को जो है वो खास तौर पे नज़र रखिएगा। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं स्लाइड नंबर 34 में कि जो आपको अवॉइड करती हैं स्कोप प्रॉब्लम्स में, जैसे कीप द स्कोप रियलिस्टिक। आप सबसे पहले बात ये की जा रही है कि आप अपने स्कोप को जो वो रियलिस्टिक रखें। अमूमी तौर पर जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ आप ऐसी डिफाइन मत कीजिए स्कोप में जो कि आप समझें कि जिसको अचीव करना जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे बात करता हूँ, हम लोग एक अटेंडेंस सिस्टम बनाने की बात करते हैं और अटेंडेंस सिस्टम हम बात करते हैं कि जी आप फिक्र ही ना करें, हम आपको एक अटेंडेंस सिस्टम बना के देते हैं और उसमें क्या होगा कि वो फेस को डिटेक्ट करेगा और फेस को डिटेक्ट करके जो है वो अटेंडेंस मार्क करेगा। अगर आप इस लिहाज से बात करें तो बहुत सारे अटेंडेंस सिस्टम ऑलरेडी आप मार्केट में देखिए आपको बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कह देते हैं कि नहीं नहीं जी हम आपको क्या और ऐसा अटेंडेंस सिस्टम बना के देंगे कि अगर किसी वजह से चेहरे पे नकाब किया हुआ हो तो वो उसको भी, जैसे आजकल मास्क का चल रहा है जी, मास्क लगाया होता है तो कोई मास्क नहीं उतारना चाहता या फीमेल जो है वो नकाब करती हैं तो वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा जी। अब रियलिस्टिक नहीं है। हत्ता कि इस तरह की प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है पाकिस्तान में जो है, अगर मैं बात करूं तो यूएटी में ये वाला काम हो रहा था। आज से कुछ साल पहले मेरे इल्म में बात आई थी कि वहाँ पे इस तरह का एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, जो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके चेहरे की जो बोन स्ट्रक्चर्स है, देखें हमारे चेहरे का जो बोन स्ट्रक्चर है वो हर एक का अलग-अलग है। जो उसको आइडेंटिफाई करके बेसिकली बोन स्ट्रक्चर को जो है वो अटेंडेंस मार्क करने के लिए जो बात की जा रही है। अब उससे क्या होता है कि अगर नकाब किसी ने मास्क पहना भी होगा या नकाब किया भी होगा तो बोन स्ट्रक्चर जो वो वाज़िया कर सकता है अपना, यानी कि वो नकाब को अगर थोड़ा-सा खींच वो भी बॉडी ले। उसके अ, फेस को स्ट्रक्चर को स्कैन कर लेगा। फेस को ही स्कैन करेगा, ठीक है? लेकिन फेस को जब फेस स्कैन के स्ट्रक्चर करेगा को जो तो वो बॉडी स्ट्रक्चर है। बेसिकली जब हम फेस स्कैनिंग की बात करते हैं तो उसमें कुछ और चीज़ों को, कुछ और पैरामीटर के तहत जो है वो हम लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें बोन स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर नहीं किया जा रहा होता। लेकिन जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट की, उसमें जो मेन फोकस था वो आपका बोन स्ट्रक्चर था फेस का, और उसके जिससे तहत जो वो अटेंडेंस मार्क की जा रही थी। अब वो किसी ने नकाब पहना हो या ना पहना हो, दोनों सूरतों में बोन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो अब आप वहाँ पे बैठे हुए ऐसी बात कर देते कि नहीं जी हम लोग आपसे वो इस तरीके से बोन स्ट्रक्चर के तहत जो है वो आपकी अटेंडेंस मार्क करवाएंगे। बात ठीक है, हो सकता है, लेकिन बात ये है कि जितना टाइम आपको कस्टमर दे रहा है, जो आपके स्टेक होल्डर्स आपको टाइम दे रहे हैं और आप जो उनसे काम की कमिटमेंट कर रहे हैं, ये अब रियलिस्टिक नहीं रहा। एक ऐसा काम जो अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप लोगों को आइडिया ही नहीं होगा कि वो 1 माह में होना है या 6 माह में होना है। तो रियलिस्टिक रहना चाहिए अपने स्कोप के हवाले से, जो है इररियलिस्टिक कमिटमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको स्कोप प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो नहीं लेके जाएगी।
इन्वॉल्व यूजर्स इन अच्छा प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। यहाँ तो कोई बात पूछना चाह रहे हैं जी आप लोग तो कर लेंगे। अच्छा, ये बात हम कर रहे थे कि हमारे पास कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि हमें अवॉइड करती हैं स्कोप प्रॉब्लम्स में। तो उसमें जो दूसरी बात की जा रही वो ये है, इन्वॉल्व यूजर्स इन प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, कि आप अपने यूजर्स को जरूर इन्वॉल्व करते रहें। आपके जितने भी इसमें बेसिकली स्टेक होल्डर्स का लफ्ज़ अमूमी तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें ख़ास तौर पे यूज़र की बात की जा रही होती है। यूज़र बेसिकली वो जिसने उस सिस्टम को इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो तो देखें या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपका क्लाइंट तो ठीक है, उसने तो वो तो एक पार्ट, एक एंटिटी, एक स्टेक होल्डर है ही सो है, लेकिन वो लोग जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है वो भी बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। हमने बहुत सारी कंपनीज में सिर्फ इसलिए प्रोजेक्ट फेल होते हुए देखे हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो जिन्होंने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना था वो बेसिकली उसको प्रॉपर यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे या वो यूज़ करना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो फेल हो गए। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन जो यूज़र है जिसने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है या जो, अगर हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के जो यूज़र हैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व करें अपने जो है। उनको इन्वॉल्व करने से जो है आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। यूज़ ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हेनेवर पॉसिबल। ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या होता है, बाज़ का बहुत सारी चीज़ें हमें बनी बनाई जो है वो मिल जाती हैं, उनको सिर्फ यूज़ कर लेना चाहिए। इसमें हम एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं कि पहिए को दोबारा इजाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे पहिए का इस्तेमाल करना है तो बने बनाए पहिए का इस्तेमाल कर लें, उसको नए सिरे से इजाद करने की तरफ ना जाएं। आपको अगर कोई मॉड्यूल आपके पास जो आप लोगों ने पहले बना के रखा हुआ है, आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। आप उसके लिए नए सिरे से जो है उसको बनाने की बात ना करें। जैसे कि अगर हम अटेंडेंस सिस्टम की बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ थंब रिकग्निशन की जी। तकरीबन आज से कोई 16-17 साल पहले की बात है ये। हम लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे और वो सॉफ्टवेयर था बेसिकली कि आपके जो ये फिंगरप्रिंट्स हैं, इसके थ्रू जो है वो अटेंडेंस मार्क करें कि किस तरीके से हम लोगों को उस पे जो है वो फिंगर रिकग्निशन के तहत जो है वो आइडेंटिफाई करना था हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ को। तो हम लोगों ने उसकी डिवाइस जो थी, जो कि आपके स्कैन करती है आपके फिंगरप्रिंट्स को, हम लोगों ने वो डिवाइस जो है वो परचेज़ की थी। हम लोगों ने वो नए सिरे से बनाने की बात नहीं की थी। क्योंकि एक चीज़ जो ऑलरेडी हमें बने बनाए हार्डवेयर मिल रहा है, हम उसको यूज़ करें। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑफ द शेल्फ, कि हम लोग जो बनी बनाई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सिंपल एक डिवाइस परचेज़ की जो कि हमारे या हमारे फिंगरप्रिंट्स को जो है वो स्कैन करता था। और स्कैन करने के साथ अब जब हम लोगों ने उस डिवाइस को लिया तो उसकी एपीआईज़ भी हमें साथ मिल गई। अब वो एपीआईज़ के तहत क्या हो गया कि जो वो मैचिंग करके हमें बता देता था कि कितने परसेंट मैच करता है। 50% मैच कर रहा है, 60% मैच कर रहा है, तो उससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। अगर हम वही हार्डवेयर को डिज़ाइन करने की तरफ चले जाते हैं, बहुत लंबे वाला काम था। तो इसलिए ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर जहाँ कहीं आपको यूज़ करना पड़ता है, आप बिल्कुल उसको यूज़ करें, ये एक अच्छी चीज़ है। पहिए को दोबारा इजाद करने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है।